I forgot to switch on the mic. ठीक है, I hope I am perfectly audible and visible now. Sorry, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं माइक ऑन करना ही भूल गई. ठीक है, I think thank you Nilesh. Yeah, thank you Nilesh. I hope I am audible now. हाँ, मैं माइक ऑन करना भूल गई थी. I hope I am audible now. ठीक है, चलो. तो सेक्शन नंबर 4 हमको स्टार्ट करना था. बिफोर वी कम टू सेक्शन नंबर 4, एक सेक्शन हमारा रह गया था. सेक्शन नंबर 3 का जो क्लॉज नंबर 9 है, वो भी मैं आपको थोड़ा छोटे में शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ कि सब क्लॉज नंबर 9 में आपको क्या दिया गया है. देखो, सब क्लॉज नंबर 9 आपको बेसिकली ये बता रहा है, जैसा हम ऑलरेडी सिमिलर इंटेंशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिमिलर इंटेंशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो सेक्शन 3 का सब क्लॉज नंबर 9 आपको ये बताता है कि अगर कोई भी क्रिमिनल एक्ट है, अगर कोई भी क्रिमिनल एक्ट है, अगर कोई भी अपराध है जिसे एक या एक से ज्यादा लोगों ने यहां पे क्या किया है, कमिट किया है. ठीक है, तो इसमें ये पॉसिबल चीज है, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अलग अलग लोगों की एक ही क्रिमिनल एक्ट में पनिशमेंट्स भी क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती है. राइट, जैसे इसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मान लो जैसे ए है, तो ए ने यहां पे क्या करा है, ए ने यहां पे एक्स पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा करा है. तो दो लोग हैं आपके सामने, एक ए है और एक एक्स है यहाँ पे. सो ए और एक्स का यहाँ पे क्या चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है. एक्स ने कुछ बातें करी एक से, एक्स ने कुछ गालियां वगैरह दी, एक्स ने कुछ गंदे शब्दों का यहाँ पे इस्तेमाल किया, बिकॉज ऑफ विच ए यहाँ पे क्या होता है, गुस्सा हो जाता है, ए यहाँ पे एंग्री हो जाता है. सो जिसे हम जिसे हम लॉ की लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में कहते हैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन. ठीक है, तो ए यहां पे क्या है, गुस्से में आ चुका है. अब उस गुस्से की स्टेट में ए एक्स की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, अपने हाथ में एक नाइफ लिए, क्या करने के लिए, एक्स का मर्डर करने के लिए. ठीक है, उसी समय पे देयर इज अनदर पर्सन बी जो कि वहां पे खड़ा हुआ है और वो ये सारी चीजें जो है वो देख रहा है वहां पे होता हुआ. अब जो बी पर्सन है ये एक्स को पसंद नहीं करता है, वो एक्स से नफरत करता है. बी ने यहां पे देखा कि यार मौका बहुत ही बढ़िया है, मतलब एक्स का जो है ए मर्डर करने के लिए जा रहा है, ए पूरा जो है यहां पे गुस्से में है, पूरा एजिटेटेड है, वो एक्स की तरफ जा रहा है उसकी हत्या करने के लिए, उसका मर्डर करने के लिए. और मैं भी क्योंकि एक्स को कुछ खास तो पसंद करता नहीं हूं, तो एक काम करता हूं कि मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेता हूं. तो बी ने भी क्या करा, बी भी यहां पे पहुंच गया और उसने ए के साथ मिलकर यहां पे एक्स का मर्डर कर दिया. अब सेक्शन 3 का सब क्लॉज नंबर 9 ये कह रहा है कि यहां पे एक अपराध हुआ है, एक ऑफेंस हुआ है, विच इज एक्स का मर्डर. अपराध दो लोगों ने किया है, ए ने किया है और बी ने किया है. लेकिन फिर भी जब हम इनको पनिश करेंगे, जब इनकी लाइबिलिटी यहां पे डिसाइड की जाएगी, तो पनिशमेंट दोनों की अलग अलग हो जाएगी. क्यों अलग हो जाएगी, देखो, एक्स के मर्डर में या एक्स की हत्या में या एक्स की डेथ कॉज करने में हाथ तो दोनों लोगों का है, एक्टस रिया तो दोनों का है. लेकिन मेंस रिया, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि एक्टस रिया साबित करने के बाद कहां जाना होता है, मेंस रिया पे जाना होता है. तो जब हम मेंस रिया पे जाएंगे, यानी कि जब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों लोगों ने किन हालातों में, किन सिचुएशन में यहां पे एक्स पर्सन की डेथ कॉज की है, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि भाई ये पर्सन तो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में था जब इसने मर्डर किया, ये तो गुस्से वाली स्थिति में था. और ये पर्सन नॉर्मल था, इसका तो इंटेंशन ही था यहां पे डेथ कॉज करने का. तो जब इनकी लाइबिलिटी डिसाइड की जाएगी, लाइबिलिटी कुछ इस तरीके से बनेगी कि जो ए पर्सन है ये लाइबल हो जाएगा कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए, क्योंकि इसको ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन का क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा. लेकिन वहीं पे जो ये बी पर्सन है ये लाइबल हो जाएगा किसके लिए, ये लाइबल हो जाएगा मर्डर के अपराध के लिए, क्योंकि उसका इंटेंशन साफ साफ था एक्स की डेथ कॉज करने का, वो यहां पे दिख रहा है. तो सेक्शन 3 सब क्लॉज 9 यही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि जब बहुत सारे लोग मिलके एक क्रिमिनल एक्ट करते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सब लोगों की अपनी अपनी लाइबिलिटी बने, सब लोगों के ऊपर अलग अलग अपराध लग सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल होता है.
जो ऑलरेडी मैंने आपको सिमिलर इंटेंशन में बता दिया है कि सिमिलर इंटेंशन में हर पर्सन अपने अपने एक्ट के लिए लायबल होता है, आप एक दूसरे के एक्ट के लिए लायबल नहीं होते हो। तो बस ये चीज आपको एक बेसिक आइडिया है जो सेक्शन 3 सब क्लॉज नंबर 9 में ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 में आपका सेक्शन नंबर 4 है। यहां से आपका क्या शुरू होता है, पनिशमेंट वाला पार्ट शुरू होता है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो आप ये चीज यहां पे ध्यान रखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता में, क्योंकि अभी नया नया है आपका भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, तो अभी एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपका ये बनता है भारतीय न्याय संहिता से कि ये बताइए कितनी पनिशमेंट्स आपको बीएनएस के अंदर में प्रिस्क्राइब की गई हैं। भारतीय न्याय संहिता कितनी पनिशमेंट्स के बारे में यहाँ पे बात करता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भारतीय न्याय संहिता में आपको टोटल यहाँ पे 6 टाइप की पनिशमेंट्स दी गई। अगर हम इसको आईपीसी से कंपेयर करते हैं तो आईपीसी में 5 हुआ करती थी, भारतीय न्याय संहिता में 6 पनिशमेंट्स हो चुकी हैं। इसमें सबसे बड़ी मानी जाती है, सबसे डेडली मानी जाती है डेथ पेनल्टी, यानी कि मौत की सजा। उसके बाद आ जाता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि आजीवन कारावास। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है कि आप एक बार जेल के अंदर में गए, आप एक बार जेल के अंदर में गए, ठीक है, तो बेसिकली अब आपकी अस्थियां ही बाहर निकल के आएंगी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या है, एक बार जेल के अंदर में जाओगे तो जब तक मरोगे नहीं तब तक जेल में ही रहोगे, उसके पहले बाहर नहीं आओगे। तीसरा क्या है, तीसरा है यहाँ पे कि या तो आपको मिल सकता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, कठोर कारावास। दैट मीन्स व्हाट, कि आपसे हार्ड लेबर जो काम होता है, प्रॉपर लेबर वाला जो काम होता है, वो आपसे जेल के अंदर में करवाया जाएगा। मतलब जेल में कोई वेकेशन टाइप मनाने के लिए हम नहीं गए कि मस्त फ्री का खाना मिल रहा है, मस्त सोने को मिल रहा है, आराम करने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि आपसे हार्ड लेबर नहीं करवाया जाता है। हाँ, बेसिक काम आपको करने पड़ते हैं, जेल के अंदर में कोई खाली नहीं बैठता है, बेसिक काम आपको करने पड़ेंगे, झाड़ू पोंछा करना, गार्डन की साफ सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, लेकिन कोई भी हार्ड लेबर वाला जो काम है वो आपसे नहीं करवाया जाएगा। फिर आ जाता है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी संपत्ति को हम जब्त कर सकते हैं, फोरफीट कर सकते हैं। फिर आ जाता है जुर्माना, यानी कि फाइन। और उसके बाद आ जाता है कम्युनिटी सर्विस, यानी कि सामुदायिक सेवा। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि भारतीय न्याय संहिता में कौन सी पनिशमेंट यहां पे ऐड की गई है, द आंसर इज कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। दिस इज अ न्यू पनिशमेंट जो कि भारतीय न्याय संहिता में ऐड हुई है। अब कम्युनिटी सर्विस क्या होता है, इसका आप एक क्लासिक एग्जांपल ले सकते हैं आमिर खान की। अभी मुझे आमिर खान याद आ रहा है बिकॉज ही अगेन गॉट मैरिड, तीसरी शादी है उनकी, राइट। तो उससे मुझे याद आया कि आमिर खान की एक मूवी आई थी लास्ट ईयर विच इज सितारे जमीं पर। तो आज से कई साल पहले उन्होंने एक मूवी बनाई थी तारे जमीं पर, और उसी का एक सीक्वल टाइप का आया है सितारे जमीं पर, ठीक है। तो सितारे जमीं पर मूवी में अगर आप लोगों ने देखी हो, जिन्होंने नहीं देखी है एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में दे देती हूँ। तो सितारे जमीं पर मूवी में ऐसा दिखाया है कि आमिर खान एक बुरे फेज से गुजर रहा होता है कुछ जॉब वॉब को लेके, और एक दिन वो बहुत ज्यादा शराब पी के आता है, बहुत ज्यादा लिकर कंज्यूम करता है, और शराब के नशे में लिकर के नशे में वो एक पुलिस वाले की गाड़ी में मार देता है, टक्कर मार देता है बुरी तरीके से। तो अब क्योंकि सीधी सी बात है भाई, तुमने पुलिस वाले की गाड़ी में टक्कर मारी है और 2-3 बार टक्कर मार देता है, तो पुलिस वाला छोड़ेगा तो है नहीं तुमको। तो आमिर खान के ऊपर क्रिमिनल केस वगैरह दर्ज हो जाता है, मामला कोर्ट के सामने जाता है, और जो जज साहिबा होती हैं, जो फीमेल जज होती हैं, वो बेसिकली देखती हैं कि भाई आमिर खान जो है उस मूवी में एक बास्केटबॉल कोच है, बच्चों को क्या बास्केटबॉल सिखाता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अच्छे परिवार से आता है, अच्छी फैमिली से आता है, फर्स्ट टाइम क्राइम किया है, फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया है, और वो भी शराब के नशे में किया है, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कोई अपराध किया है। तो वहां पे पुलिस वाले की गाड़ी में टक्कर मारने के लिए जज साहिबा आमिर खान से कहती हैं कि ऐसा है, तुम बास्केटबॉल सिखाते हो ना, तो एक इंस्टीट्यूट है डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों का, जिनको न्यूरोलॉजिकल दिक्कत होती है, जिन बच्चों को जिनको जो है न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, एक तरीके से कह लो मेंटल इश्यूज जिनको होते हैं, तो उनसे कहा जाता है आमिर खान से कि आप वो इंस्टीट्यूट में जाइए जहां पे वो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे आते हैं, और उनको अगले 3 महीनों तक आप बास्केटबॉल खेलना जो है वो सिखाइए। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली कम्युनिटी सर्विस, क्योंकि
जब हम न्यू क्रिमिनल लॉ बना रहे थे, सो वी रियलाइज्ड वन थिंग कि इंडिया के जो जेल्स हैं वो ऑलरेडी काफी ज्यादा ओवर पैक्ड हैं। इंडिया के जेल में जगह नहीं बची हुई है लोगों को रखने की, और हर अपराध के लिए तुम लोगों को जानवरों की तरह जेल के अंदर में नहीं ठूस सकते, राइट। तो कुछ ऐसे अपराध हैं जहां पे छोटा मोटा ऑफेंस अगर हुआ है, छोटी मोटी गलती अगर हुई है, तो जेल मत भेजो, इनसे कुछ ऐसा अपराध करवा लो, इनसे कुछ ऐसी सजा कटवा लो जिससे समाज का भी फायदा हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपको बोल दिया, जैसे पुणे का जो पॉर्श केस हुआ था जिसपे बहुत ज्यादा बवाल हुआ था बाद में, तो पुणे के पॉर्श केस में यही हुआ था कि जब उस लड़के ने पहली बार एक्सीडेंट किया था, उस लड़के को क्या सजा दी थी जज ने कि आप एक ऐसे लिख के आएंगे 300 वर्ड्स का कि रोड एक्सीडेंट क्यों होते हैं इंडिया में और कैसे रोड एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है, और अगले कुछ दिनों तक आप सड़क पे ट्रैफिक हवलदार के साथ खड़े होकर ट्रैफिक मैनेज करेंगे। तो ये सारे होता है कम्युनिटी सर्विस। आपने किसी को कहा कि जाके ऑर्फनेज में बच्चों को खाना खिला के आ जाओ, जाके वृद्ध आश्रम में XYZ चीज बांट के आ जाओ, ये सारे आपके कम्युनिटी सर्विस होते हैं। तो इसमें पनिशमेंट की पनिशमेंट हो जाती है और समाज का कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है, कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाता है। तो टोटल 6 टाइप की जो पनिशमेंट्स हैं वो बेसिकली आपको भारतीय न्याय संहिता में देखने को मिलती हैं। कम्युनिटी सर्विस बीइंग द न्यू वन, द लेटेस्ट वन दैट हैज बीन एडेड इन भारतीय न्याय संहिता। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 5 के ऊपर। सेक्शन नंबर 5 में आपको बताया गया है किसके बारे में, कम्यूटेशन के बारे में। ठीक है, कहां चला गया, हाँ, कम्यूटेशन के बारे में, राइट। कम्यूटेशन स्टूडेंट्स, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, कम्यूटेशन का मतलब होता है किसी की सजा को कम कर देना। सजा कम कैसे की जाती है, तो मान लो कि आपको भारतीय न्याय संहिता में सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा वाली सजा मिली है, दैट इज डेथ पेनल्टी। तो इसे हमने कम करके, इसे हमने रिड्यूस करके क्या कर दिया, लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया। आपको लेट्स से लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा मिली थी, तो हमने कर दिया कि चलो ठीक है 20 साल का रिगरस इंप्रिजनमेंट। आपको 20 साल का रिगरस इंप्रिजनमेंट की सजा मिली थी, तो लेट्स से कि हमने कर दिया चलो 5 साल का सिंपल इंप्रिजनमेंट। ठीक है, इस तरीके से, मतलब ऊपर वाली सजा से नीचे वाली सजा के ऊपर आ जाना, सजा का जो थोड़ा लेवल है, सिंपल भाषा में कहें उसे कम कर देना, उसे रिड्यूस कर देना, वो माना जाता है आपका कम्यूटेशन करना। अब सेक्शन नंबर 5 में जो एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि पहले तो कम्यूटेशन करता कौन है। तो इसका जवाब ये है कि कम्यूटेशन किया जाता है सरकार के द्वारा। देखो, अगर आप डेथ पेनल्टी की सजा पाए हुए हैं, आप डेथ पेनल्टी के सेंटेंस पे हैं, अब अगर मुझे आपकी डेथ पेनल्टी की सजा को कम करना है, तो एक तो हो जाता है मर्सी पिटिशन, जहां पे आप प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाते हो सीधे और आप जाके कहते हो कि सर डेथ पेनल्टी कैंसिल कर दो, वो अलग बात है ना। उसके अलावा अगर सरकार को खुद से लगता है, सरकार का मतलब चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तो राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को अगर खुद से लगता है, ठीक है, कि हमें क्या करने की जरूरत है, हमें सजा को कम करने की जरूरत है, रिड्यूस करने की जरूरत है, तो सरकार खुद से भी ये डिसीजन ले सकती है। ठीक है, आप सरकार जो है खुद से भी ये डिसीजन ले सकती है, और इसके लिए हमें सामने वाले पर्सन से, सामने वाला पर्सन जो है दैट इज योर ऑफेंडर, हमें उससे पूछने की जरूरत नहीं होती। तो अगर कोई कैदी है जो लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा काट रहा है और मैं सरकार हूं, मैं उसकी सजा को कम करना चाहती हूं, तो मैं उससे नहीं पूछूंगी कि मैं आपकी सजा को कम कर दूं क्या। मुझे अगर उसका केस फिट लगेगा, मुझे अगर उसका केस जस्टिफाइड लगेगा, तो मैं उसकी सजा को कम कर दूंगी अपने आप, और अगर मुझे नहीं लगेगा तो मैं नहीं करूंगी। तो यहां पे यही एक सवाल आपसे सेक्शन नंबर 5 से पूछा जाता है। नंबर 1 कि सजा को कम्यूट करने का काम कौन करता है, सजा को रिड्यूस करने का काम कौन करता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से यहां पे मतलब क्या होता है, या तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि क्या सजा को कम करने के लिए, क्या सजा को कम्यूट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमें ऑफेंडर से पूछने की जरूरत होती है, द आंसर इज नो, ऑफेंडर से यहां पे नहीं पूछा जाता है, राइट। इसके बाद सेक्शन नंबर 5 में आपको यह बताया गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। तो यहां पे दो चीजें आपको बताई हैं कि अगर यहां पे सामने वाले पर्सन को डेथ पेनल्टी की सजा मिली है, तो जो कम्यूटेशन यहां पे करेगी वो आपकी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। डेथ पेनल्टी के केसेस में
सजा को कम करने का काम, सजा को रिड्यूस करने का जो काम है, ठीक है, वो राज्य सरकार नहीं कर सकती है। डेथ पेनल्टी थोड़ी हायर लेवल की पनिशमेंट होती है, थोड़े हाई लेवल की पनिशमेंट होती है, राइट। तो वहां पे अगर कम्यूटेशन करना है, द पावर ओनली एंड ओनली लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे कम्यूटेशन करने का काम कर सकती है। इसके अलावा यहां पे अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि यूनियन गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पावर में आता है, एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का जब हम यहां पे 7th शेड्यूल पढ़ते हैं, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में हमें 3 लिस्ट प्रोवाइड की गई है, दैट इज यूनियन, दैट इज स्टेट एंड दैट इज योर कॉन्करेंट। तो वहां पे डिवाइडेड है कि किन मैटर्स पे, किन एरियाज पे केंद्र सरकार की पावर होती है, यूनियन की पावर होती है, किन एरियाज पे राज्य सरकार की पावर होती है और किस पे दोनों की पावर होती है। तो ऐसे जो एरियाज हैं जो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं और उससे रिलेटेड अगर कोई अपराध हुआ है तो सजा को कम करने का काम केंद्र सरकार करेगी। और दूसरा मैंने आपको क्या कहा, डेथ सेंटेंस अगर मिली है तो भी सजा कम करने का काम केंद्र सरकार ही करेगी। राज्य सरकार की अगर हम बात करते हैं तो राज्य सरकार सिर्फ तब सजा कम कर सकती है अगर उनके पावर से रिलेटेड कोई अपराध हुआ है। तो जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट के पावर के मैटर्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो ज्यूरिसडिक्शन के मैटर्स होते हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई अपराध किया जाता है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कम्यूटेशन यहां पे कर सकती है। ठीक है, तो ये आपको सेक्शन नंबर 5 में ध्यान रखना है। सेक्शन नंबर 6 पे आ जाइए। यहां पे आपको बताया गया है कि पनिशमेंट का फ्रैक्शन किस तरीके से निकाला जाता है। अब यहां से एक बहुत ही सिंपल सा सवाल प्रीलिम्स में पूछा जाता है, अगर कभी पूछा गया यहां पे, तो देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, ठीक है, यानी कि आजीवन कारावास, तो अभी हमने पढ़ा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जिंदगी भर की सजा। मतलब आप एक बार जेल में गए तो अब जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक अब आप जेल में ही रहोगे, उससे पहले आप बाहर नहीं आओगे। पूरी जिंदगी भर के लिए आपको कैद कर दिया गया है, आपको इम्प्रिजन कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत क्या है ना कि भारतीय न्याय संहिता में कहीं कहीं पे कभी कभार फ्रैक्शन निकालने का पॉइंट आता है। फ्रैक्शन का मतलब, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूं, कुछ अपराध हैं जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, तो अगर कोई पर्सन मर्डर का अपराध करता है तो क्या सजा होगी, ये भी बताया है भारतीय न्याय संहिता में। और अगर कोई पर्सन मर्डर करने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर, तो क्या सजा होगी, वो भी बताया है भारतीय न्याय संहिता में। बट दैट इज नॉट द केस विथ एवरी ऑफेंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इसका मतलब ये नहीं है कि हर अपराध की भारतीय न्याय संहिता में करने की और अटेम्प्ट दोनों की पनिशमेंट बताई गई है। जैसे थेफ्ट है, थेफ्ट का अपराध अगर आप करते हो तो क्या सजा मिलेगी वो पता है, लेकिन थेफ्ट का अपराध अगर करने की कोशिश की जाए, ट्राई किया जाए, तो क्या पनिशमेंट है ये नहीं बताया गया है। तो उसके लिए एक कॉमन सेक्शन है आपका अटेम्प्ट का, जो आपको बताता है कि भाई जो जो अपराध अटेम्प्ट के होते हैं उनकी पनिशमेंट उस सेक्शन के हिसाब से डिसाइड की जाएगी। अब उस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट वाले सेक्शन में, कि अगर किसी भी अपराध के अटेम्प्ट की पनिशमेंट को आपको निकालना है तो आप एक काम करो कि जो भी अपराध को करने की कोशिश की गई है, देख लो भारतीय न्याय संहिता में उस अपराध की मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी बताई गई है। ठीक है, उस अपराध की जाके मैक्सिमम पनिशमेंट देख लो और फिर एक काम करो, उसका निकाल लो 1/4 और इसके हिसाब से डिसाइड कर लेना कि अटेम्प्ट की पनिशमेंट कितनी दे हम यहां पे। तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बात करते हैं अबाउट द ऑफेंस ऑफ रेप, अब रेप का अपराध अगर हो जाए तो क्या पनिशमेंट है वो दिया है भारतीय न्याय संहिता में, लेकिन रेप का अपराध अगर करने की कोशिश की जाए तो क्या पनिशमेंट दी गई है वो नहीं बताया गया है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले सेक्शन को रेफर करना पड़ेगा। अब मान लो जो रेप का ऑफेंस है वो कहता है कि हमारी मैक्सिमम सजा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, तो अब हमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का 1/4 निकालना पड़ेगा। लेकिन किसी भी नंबर का 1/4 आप तब निकाल सकते हो ना जब पहले नंबर तो पता हो। हमें क्या पता कि कोई पर्सन लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कितना रहने वाला है, भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट कोई नंबर थोड़ी ना होता है,
लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, वो कितना भी हो सकता है, किसी के लिए 20 होगा, किसी के लिए 25 होगा, किसी के लिए 30 होगा, किसी के लिए 35 होगा, किसी के लिए 40 होगा। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट कितना होता है नहीं होता है इसका कोई नंबर नहीं दिया है भारतीय न्याय संहिता में, लेकिन जब हमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का फ्रैक्शन निकालना होता है तो सेक्शन नंबर 6 कहता है कि फ्रैक्शन निकालने के पर्पस के लिए आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 साल लेके चलो, कंसिडर इट एज 20 ईयर्स। एक एवरेज एज होती है कि मतलब 20 साल जो है वो आदमी जेल के अंदर में काटता है और इतने में तो उसकी मौत हो ही जाएगी, इतने में तो वो मर ही जाएगा, ठीक है। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को आप 20 साल का लेके चलो, मतलब अगर हमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का 1/4 निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम 20 साल का 1/4 यहां पे निकाल लेंगे, राइट। तो वही चीज आपको यहां पे बताई गई है सेक्शन नंबर 6 के अंदर में कि जब हमें यहां पे फ्रैक्शन निकालना होता है, ठीक है, उस पर्पस के लिए जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है आपका वो 20 साल का कंसिडर किया जाता है यहां पे। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 20 साल होता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब यही होता है कि आप एक बार जाएंगे जेल में, अनलेस जब तक आपकी डेथ नहीं होती तब तक आप जेल में ही रहोगे। लेकिन जब हमें फ्रैक्शन निकालना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपको 1/4 निकालने को कहा जाए लाइफ इम्प्रिजनमेंट का तो कैसे निकालोगे, तो वहां पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट को लेके चल लेना कि दैट इज 20 ईयर्स और उसका 1/4 निकाल के आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन नंबर 7 पे आ जाइए। अब सेक्शन नंबर 7 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता है विच इज कि सेंटेंसिंग कैसे किया जाता है, किसी भी कैदी को सजा कैसे सुनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए है, ए ने कोई अपराध किया, ए ने कोई ऑफेंस किया, ठीक है, ए को हमने गिल्टी डिक्लेयर किया। अब दो चीजें होती हैं, पहले तो कोर्ट सिर्फ ये ऑर्डर सुनाता है कि भाई ए तुमको दोषी पाया जाता है, तुमको गिल्टी करार किया जाता है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज उसके बाद ए को सजा कितनी मिलनी है, मतलब कि उसका सेंटेंस क्या होगा, ये कोर्ट बाद में बताता है। ऐसा कह लो कि जो जजमेंट आता है, जो डिटेल्ड ऑर्डर आता है कोर्ट का, उसमें ये बात बताई जाती है, ठीक है, कि ए को जो है फाइनली हमने कितनी सजा यहाँ पे दी है, कितना सेंटेंस उसके ऊपर हमने इंपोज किया है यहाँ पे। अब द पॉइंट इज कि जब आप किसी पर्सन को गिल्टी डिक्लेयर करते हैं और आप उनको जेल भेजते हैं सजा काटने के लिए, तो हमने अभी पढ़ा सेक्शन नंबर 4 में कि सजा तो आपको दो तरीके की बताई गई है, हमारे पास लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है और हमारे पास रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी है। तो कौन सी सजा दोगे, मतलब मान लो ए है, ए को यहाँ पे गिल्टी पाया गया है लेट्स से चोरी के अपराध के लिए, और ए अब जेल जाएगा सजा काटने को, तो ए में जो जेल में सजा काटेगा वो कौन सी काटेगा, सिंपल काटेगा या रिगरस काटेगा, ठीक है, क्योंकि जिन अपराधों में लिखा है कि हम सिर्फ सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं वहां पे तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, वहां पे तो सिर्फ सिंपल ही होगा। जिन अपराधों में लिखा है कि सिर्फ रिगरस इम्प्रिजनमेंट देना है वहां पे भी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, वहां पे भी सिर्फ रिगरस ही होगा। लेकिन जिन अपराधों में भारतीय न्याय संहिता के ऐसा लिखा होता है कि सिंपल या रिगरस दोनों दे सकते हैं, तो फिर कैसे डिसाइड करोगे। तो सेक्शन नंबर 7 यहां पे कहता है कि अगर कोई ऐसा अपराध है भारतीय न्याय संहिता का जो ये कहता है कि इस अपराध को करने वाले पर्सन को रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा भी मिल सकती है या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा भी मिल सकती है, तो फिर पावर किसके पास आ जाती है, कोर्ट के पास आ जाती है। अब कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि मुझे उसको सिंपल देना है, मुझे उसको रिगरस देना है, या मुझे दोनों का मिक्स बना के देना है। मेरे पास तीनों ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए ने मान लो कोई ऐसा अपराध किया है भारतीय न्याय संहिता में जिसकी पनिशमेंट सिंपल भी है और जिसकी पनिशमेंट रिगरस भी बताई गई है कि आप दोनों दे सकते हो। अब अगर मान लो मैं ए को 5 साल के लिए जेल भेज रही हूं, तो ये 5 साल उसके पूरे मैं क्या रख सकती हूं, सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी रख सकती हूं। ये 5 साल पूरे मैं चाहूं तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी रख सकती हूं, और मैं चाहूं तो 2.5 करके दोनों का मिक्स भी रख सकती हूं कि भाई ऐसा है 2.5 साल तू सिंपल में काट लेना और 2.5 साल जो है वो तू रिगरस में काट ले। तो देन कोर्ट हैज द लिबर्टी, कोर्ट हैज द ऑप्शन कि या तो पूरा पनिशमेंट, पूरा सेंटेंस रिगरस चलने दो, या फिर पूरा सेंटेंस सिंपल चलने दो, या फिर पूरा सेंटेंस सिंपल या रिगरस का मिक्स बना लो। द ऑप्शन इज योर, द चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो ये आपको सेक्शन नंबर 7 के अंदर में बताया गया है। अच्छा, अब आ जाइए सेक्शन नंबर 8 के ऊपर। तो सेक्शन नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा है,
काफी सारे इसमें आपको सब क्लॉजेस दे दिए गए हैं, क्योंकि आईपीसी के जो कई सारे सेक्शंस हुआ करते थे उन सभी सेक्शंस को इन्होंने क्या करा है, एक साथ मर्ज कर दिया है। ठीक है, उनको जो है एक साथ यहाँ पे क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले 8 का जो सब क्लॉज नंबर 1 है वो आपको बताता है कि जब आप किसी पर्सन के ऊपर, मतलब किसी ऑफेंडर के ऊपर, किसी दोषी के ऊपर आप जब फाइन लगाते हैं भारतीय न्याय संहिता में, तो वो फाइन कितना हो सकता है। जैसे आप भारतीय न्याय संहिता में किसी भी अपराध में अगर देखोगे तो वहां पे लिखा होता है कि आप जेल की सजा दे सकते हो, या फिर आप फाइन भी लगा सकते हो, या फिर आप जेल की सजा प्लस फाइन दोनों लगा सकते हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं फाइन की। ठीक है, कि फाइन कितना लगाना है और किस हिसाब से लगाना है। तो यहां पे सेक्शन 8 का सब क्लॉज नंबर 1 अगेन क्या करता है, तुम्हें खुली छूट देता है, तुम्हें खुला हाथ देता है कि यार जो फाइन लगाना है लगा लो। हमने फाइन की कोई लिमिटेशन नहीं तय करके रखी, जितना फाइन लगाना है वो आपको लगा लो, क्योंकि फाइन का आप कोई एक नंबर, एक लिमिटेशन तय कर भी नहीं सकते। आप इसलिए नहीं तय कर सकते हो क्योंकि फाइन कितना देना है, नहीं देना है, वो डिपेंड करता है कि अपराध किसने किया है, अपराध किसके साथ किया गया है और अपराध किस तरीके से किया गया है। कई सारे फैक्टर्स लगते हैं बिहाइंड कैलकुलेटिंग दिस थिंग कि हाउ मच फाइन टू बी इम्पोज्ड। ठीक है, कितना फाइन हमें यहाँ पे इम्पोज करना है उसके लिए। तो बेसिकली यहाँ पे इसलिए फाइन की कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। कोर्ट से कहा है यार तुमको जितना फाइन लगाना है लगा लो। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, तुम लाख रुपए लगा लो, तुम करोड़ रुपए लगा लो, तुम 50 करोड़ रुपए लगा लो, आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा। लेकिन जो भी फाइन आप लगाओ सामने वाले पर्सन के ऊपर, वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए और अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। अब एक बात लॉजिकली सोच के देखो, एक आदमी है तुम्हारे सामने जिसने चोरी का अपराध किया। ठीक है, क्योंकि उसका परिवार भूख से तड़प रहा था, उनके पास पैसे नहीं थे खाना खाने के लिए, तो वो आदमी अपने परिवार को खाना खिलाने के लिए चोरी करता है। चोरी के लिए वो पकड़ा जाता है, चोरी के अपराध के लिए तुम उसको सजा देते हो, और अब तुम मुझसे कहो कि अच्छा भैया एक काम करो, लाख रुपए का है ना फाइन भर दो जरा, जो तुमने चोरी का अपराध किया है उसके लिए। जिस आदमी के पास खाने को पैसा नहीं है, जिसकी वजह से वो चोरी कर रहा था इन द फर्स्ट प्लेस, वो लाख रुपए कहां से लेके आएगा फाइन यहाँ पे चुकाने के लिए, फिर से चोरी करेगा लाख रुपए लेके आने के लिए। तो मतलब उस आदमी के लिए लाख रुपए क्या है, एक्सेसिव है, अनरीजनेबल है। वही तुम अंबानी को ले लो, अंबानी के ऊपर तुम 50 करोड़ का फाइन लगा दो, वो भी उसके लिए एक्सेसिव नहीं होगा, अनरीजनेबल नहीं होगा। तो बेसिकली सेक्शन 8 का सब क्लॉज नंबर 1 क्या कहता है कि जो ऑफेंडर है, ठीक है, जो ऑफेंडर है, आपका सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने अपराध किया है, उसकी हालत देखो, उसके सिचुएशन को देखो, उसके सर्कमस्टेंसेस को देखो, और फिर डिसाइड करो कि कितना फाइन लगाना है, कितना फाइन नहीं लगाना है। ठीक है, अच्छा, बिफोर वी मूव अहेड हम सब क्लॉज नंबर 2 पे आए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और वो ये है, जितने लोग खास करके मेरे साथ भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे हैं, जिन्होंने इन सीरीज के साथ जुड़ना शुरू किया है, सो दे वर मैसेजिंग मी ऑन टेलीग्राम आस्किंग कि मैम ये जो हम टॉपिक्स वगैरह पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस को कवर करते जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए क्या करें, हाउ कैन वी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से कैसे क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो। तो मैं जो हमारे पेड बैचेस चलते हैं जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के, उसमें भी मैं स्टूडेंट्स को बताती रहती हूँ कि कैसे आप एआई का यूज कर सकते हो। मतलब आज के समय पे आपको लिटरली डिपेंड होने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज के ऊपर कि हमारे पास क्वेश्चंस नहीं है, बहुत तरीके हैं आपके पास क्वेश्चंस करने के। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ड्रॉ किया हुआ है, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने गूगल जेमिनाई को यूज करा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे गूगल जेमिनाई को यूज करोगे, अब मान लो हमने कॉमन इंटेंशन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। अब आप सब जानते हैं कि कॉमन इंटेंशन एक इंपॉर्टेंट एरिया है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर मुझे कॉमन इंटेंशन के ऊपर क्वेश्चंस चाहिए प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए, तो इट इज वेरी इजी टू टेक इट फ्रॉम एआई। जैसे गूगल जेमिनाई से आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, जैसे मैंने पहले से निकाल के रखा है ताकि टाइम ना वेस्ट हो आपका। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने जैसे इसको कमांड दिया कि मुझे कॉमन इंटेंशन के ऊपर 10 क्वेश्चंस निकाल के दो, इसको आप थोड़ा सा और बेटर बना सकते हो। सी इट इज ऑल अबाउट कि आप प्रॉम्प्ट कैसा देते हैं, है ना, इट इज ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से अपना डिमांड रखते हो उसके सामने, उसके हिसाब से वो बढ़िया रिजल्ट्स आपको निकाल के देगा। तो यहाँ पे
आप इसको थोड़ा और बेटर बना सकते हो। जैसे आप कह दो कि मुझे कॉमन इंटेंशन के 10 क्वेश्चंस निकाल के दो फॉर जुडिशरी एंड एपीओ एग्जामिनेशंस, ठीक है, तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चंस निकाल के देगा। यहाँ पे अब आप देख सकते हो जैसे इसने आपको जो जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे कॉमन इंटेंशन के, सब पे इन्होंने आपको क्वेश्चंस निकाल के दे दिए कि सेक्शन 34 आईपीसी एक अलग से अपराध नहीं है, इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी, ठीक है, जॉइंट लाइबिलिटी कॉमन इंटेंशन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बताइए, ये भी मैंने आपको टॉपिक डिस्कस करवाया था, ठीक है। जब एक क्रिमिनल एक्ट बहुत सारे लोगों के द्वारा किया जाता है तो हर पर्सन ऐसे लायबल होता है जैसे उसने अकेले ने अपराध किया है, इस लाइन को एनालाइज करिए, ठीक है, क्वेश्चन मिल गया। फिर यहाँ पे कंपैरिजन, कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे इवन यहाँ पे आप देखोगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं काफी ज्यादा, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए हैं यहाँ पे, तो बहुत ही बढ़िया यूज आप यहाँ पे गूगल जेमिनाई का कर सकते हो, है ना। तो आप में से जिन जिन स्टूडेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि मैम हम पढ़ाई तो कर रहे हैं बट हमें क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो यू कैन यूज जेमिनाई यहाँ पे, ठीक है। जेमिनाई हर तरीके से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है, चाहे आपको नोट्स इवन चाहिए हो, है ना, आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस चाहिए हो, आपको मेंस के क्वेश्चंस चाहिए हो, आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस चाहिए हो, एंड दिस इज, ये जो मैंने यहाँ पे यूज करा हुआ है, दिस इज नॉट इवन अ पेड वर्जन, ये फ्री वाला वर्जन मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं आपसे कह रही हूँ पैसे खर्च करो इस पे, दिस इज अ फ्री वर्जन। फ्री वर्जन में भी आपने देखो डाला, इतने बढ़िया रिजल्ट्स निकल के आ गए। तो जिन जिन का ये कंसर्न रहता है कि मैम क्वेश्चंस नहीं है, आई हैव शोन यू कि आप किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को यूज कर सकते हो, ठीक है। वी हैव अ टेस्ट सीरीज गोइंग ऑन राइट नाउ फॉर बिहार एपीओ, मिस वर्मा, क्योंकि अब तो अगले हफ्ते में एग्जाम ही है, ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन 8 के सब क्लॉज नंबर 2 के ऊपर, राइट। अब सब क्लॉज नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स, वो वहां पे देखो, गलत बताना तो हर वाले एआई में रहता ही है, वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट भी बोल के हटा है कि एआई का अच्छी बात है, यूज कर रहे हो करो, लेकिन एआई को एज अ ह्यूमन रिप्लेसमेंट मत यूज करो। एट द एंड ऑफ द डे अपना दिमाग तो थोड़ा अप्लाई करना ही पड़ेगा ना, एआई भी अगर यूज करेंगे तो वही बात होती है, एकदम पूरा एआई के ऊपर रिलाय करोगे, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाओगे, वो गलत सलत इंफॉर्मेशन दे देता है, हम उस पर रिलाय कर लेते हैं। लेकिन बात वही है कि थोड़ा केयरफुली अगर उसको यूज किया जाए तो इट कैन हेल्प यू रियली वेल इन योर प्रिपरेशन, चाहे किसी भी एग्जाम की हो, ठीक है। इस सीरीज को स्टार्ट हुए टाइम हो चुका है, 10-15 दिन हो चुके हैं आकांक्षा। हाँ, तो सेक्शन 8 सब क्लॉज नंबर 2 की हम बात कर रहे थे। बेसिकली 8 सब क्लॉज 2 आपको ये बताता है कि जैसे हमने पढ़ा भारतीय न्याय संहिता में कि आपने किसी ऑफेंडर के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर जिसने अपराध किया है, जिस व्यक्ति ने यहाँ पे ऑफेंस किया है, उसके ऊपर आपने क्या करा, उसके ऊपर आपने फाइन लगाया। आपने उससे कहा कि भाई तुमको इतना इतना फाइन देना पड़ेगा। मान लो जैसे ए है, ए ने यहाँ पे क्या किया है, कोई अपराध किया है बीएनएस में, आपने ए से कहा कि भाई तुम्हें 3 साल जेल की सजा काटनी है प्लस तुम्हें फाइन भी देना पड़ेगा। अब क्या है कि ये जो 3 साल जेल की सजा है, ये तो अपने हाथ में है, ये तो अपने कंट्रोल में है, ठीक है, ये तो हम निकलवा लेंगे उससे, उसको जेल में पटकना ही तो है। लेकिन ये जो फाइन पे करने वाली बात है, ये तो आदमी के हाथ में होती है ना। वो फाइन दे दे तो अच्छी बात है, और फाइन ना दे तो तुम क्या कर लोगे उसका। तो क्या कर लोगे उसका का जवाब तुमको 8 का सब क्लॉज नंबर 2 देता है। ये कहता है कि अगर किसी पर्सन के ऊपर, किसी पर्सन मतलब ऑफेंडर जिसने अपराध किया है, जो दोषी पाया गया है, उस पर्सन के ऊपर अगर हम जुर्माना लगाते हैं, फाइन लगाते हैं अपराध करने के लिए, और वो अगर फाइन नहीं देता है, तो फाइन नहीं दोगे तो कोर्ट तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, इम्प्रिजनमेंट की सजा लगाएगा, तुमको जेल भेजेगा। अब कितनी बार जेल भेजोगे, जा तो रहे ऑलरेडी 3 साल के लिए जेल, फिर से जेल भेजोगे, तो हाँ फिर से जेल भेजेंगे। फिर से जेल का मतलब क्या है, जैसे कोर्ट ने तुमसे पहले कहा कि भाई तुम 3 साल के लिए जेल जाओ और प्लस एक काम करो 10,000 रुपए का फाइन भर दो, ठीक है। तुमने कहा साहब मेरे पास तो नहीं है 10,000 रुपए, मैं तो नहीं भर पाऊंगा फाइन। कोर्ट ने कहा भाई फाइन नहीं भरोगे तो फिर तो जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो है जेल में जाना पड़ेगा, राइट। तो आपने क्योंकि फाइन नहीं भरा तो कोर्ट ने आपसे कहा कि यार ठीक है, तुम अगर 10,000 रुपए का फाइन नहीं भरोगे तो हम तुम्हें 6 महीने की इसके लिए जेल की सजा सुनाते हैं। अब ये जो 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है, ये ध्यान रखना, ये इसकी नहीं है, ये अलग है,
ठीक है, ऐसा नहीं है ये 6 महीना उठा के हम इसमें एडजस्ट कर देंगे, ये 6 महीना ओवर एंड अबव है, ये एक्स्ट्रा है टू दी सेंटेंस दैट वाज ऑलरेडी इम्पोज्ड ऑन यू। मतलब आप टोटल कुल मिला के एक ही जेल की सजा यहां पे क्या हो जाएगी, 3 साल 6 महीने की हो जाएगी। ठीक है, 3 साल 6 महीने की जेल की सजा यहां पे हो जाएगी। तो बेसिकली अगर कोई अपराध है जिसमें लिखा हुआ है, जैसे आपने कोई अपराध किया है भारतीय न्याय संहिता में, जो ये कहता है कि सामने वाले पर्सन के ऊपर जेल की सजा भी होगी प्लस उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा, और आप किसी पर्सन को फाइन पे करने को कहते हैं और वो पर्सन अगर फाइन नहीं पे करता है, ठीक है, वो पर्सन अगर फाइन नहीं पे करता है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ऐसे में आप उससे कह सकते हो कि भाई ठीक है, फाइन नहीं पे करोगे तो क्या होगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, और ये जो जेल हम आपको दे रहे हैं, ये जो इम्प्रिजनमेंट आपको नॉन पेमेंट ऑफ फाइन पे दिया जा रहा है, ये एडिशन में होगा, ये एक्स्ट्रा में होगा टू दी जेल की सजा, टू दी इम्प्रिजनमेंट जो आपके ऊपर ऑलरेडी लगाया जा चुका है। ठीक है, तो ये आपका 8 क्लॉज 8 सब क्लॉज नंबर 2 है। सब क्लॉज नंबर 3 के ऊपर हम कल आएंगे। यहां पे ऐसे कोई अरेंजमेंट वगैरह नहीं है बिहार एपीओ के लिए, ठीक है। सब क्लॉज नंबर 3 पे अब हम कल आएंगे। अच्छा, बिफोर आई एंड द सेशन, तो स्टूडेंट्स अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीट जुडिशरी, बीट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स, चाहे एपीओ, चाहे एडीए, चाहे एडीपीओ हो, या फिर चाहे आपके बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए, राइट, तो किसी भी बैच या कोर्स की जो तैयारी है, किसी भी एग्जाम की जो तैयारी है, वो इवन जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू आपको करवाता है। चाहे जुडिशरी हो गया, चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, चाहे आपके यहाँ पे बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए, चाहे AIB 22 जो दिसंबर में होगा, सो AIB 22 हो गया, इसके साथ साथ आपके बैंकिंग के एग्जाम्स हैं, जैसे मैंने बताया। ड्राफ्टिंग अगर आप यहाँ पे सीखना चाहते हो, ड्राफ्टिंग अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, तो कई सारे बैचेस और कोर्सेज हैं जिनको आप जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे जाके एक्सेस कर सकते हो। और इवन सिंपल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां पे लिंक भी मिलेगा, है ना, लिंक के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीम का नंबर भी है और उसी नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स वगैरह क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, दिस इज अ फ्री सीरीज। हाँ, माफ हो जाएगा का जुर्माना। नोट्स मैं डाल देती हूँ, गिव मी टाइम टिल 12 o'clock इन द नाइट, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। उसमें भी फिर हम जेल भेज सकते हैं अगर कम्युनिटी सर्विस आप नहीं, उसमें भी अगर आपने डिफॉल्ट किया तो, ठीक है। चलिए, सी यू।